जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले जितने भी वन डे एग्जाम हैं उन सभी में छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से संबंधित 10 से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। जितना भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आपको कराएंगे, यहाँ से एक नया क्वेश्चन आपको देखने को जरूर से मिलेगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखें। छत्तीसगढ़ में आप लोग चाहे किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, CGPSC प्री, व्यापम के द्वारा आयोजित विभिन्न वन डे एग्जाम जैसे CG पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, CGSI, ADO, इन सभी में जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आप लोग जरूर से देखिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस साहित्यकार को नवाजा गया है? ऑप्शन है माधव कौशिक, श्रीनिवास राव, विनोद कुमार शुक्ल, डॉक्टर गिरीश चंदेल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार शुक्ल जी को। इनको वर्ष 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। इससे पहले वर्ष 2023 में इनको किस सम्मान से नवाजा गया था? तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, इनको वर्ष 2023 में मिला था पेन नबाको अवार्ड। ठीक है, तो पेन नबाको अवार्ड जो है इनको दिया गया था वर्ष 2023 में, जो कि इंटरनेशनल लिटरेचर में सबसे सर्वोच्च सम्मान है और ये एशियाई मूल के लेखक हैं। अब देखिए, ये लेखक हैं तो इनके संबंध में, इनकी रचनाओं के संबंध में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले तो इनका पहला जो रचना है वो आपको याद रखना है, जो कि महत्वपूर्ण है। 1971 में इन्होंने एक कविता संग्रह की रचना की थी जिसका नाम था लगभग जय हिंद, जो कि इनकी पहली रचना है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लगभग जय हिंद। ठीक है, लगभग जय हिंद जो है इनकी पहली कविता संग्रह है, जिसकी रचना इन्होंने 1971 में की थी। और अन्य इनकी रचनाएं बहुत सी हैं। इसमें से खास करके आपको इसी को याद रखना है, क्योंकि ये इनका पहला रचना है। और दीवार में एक खिड़की रहती थी, नौकर की कमीज खिलेगा तो दिखेगा, ये सब जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसने नवाजा है? अब जाहिर सी बात है, किसी को यदि पुरस्कार दिया जाता है तो या तो उस व्यक्ति के बारे में पूछा जाएगा कि किसे मिला है करके, और दूसरा क्वेश्चन यह बन सकता है यहाँ पे कि किसने जो है इस पुरस्कार को इन्हें दिया है। तो ये क्वेश्चन उसी से संबंधित है। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, माधव कौशिक, श्रीनिवास राव, डॉक्टर दीपक शर्मा, ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो माधव कौशिक और श्रीनिवास राव, इन दोनों ने जो है मिल करके इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा है। अब ये हैं कौन? तो माधव कौशिक जी जो हैं ये साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, माधव कौशिक जी अध्यक्ष हैं और श्रीनिवास राव जी साहित्य अकादमी के सचिव हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इन दोनों ने मिल करके विनोद कुमार शुक्ल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यही इसके संबंध में महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है, राष्ट्रीय धान कार्यशाला दिल्ली में किससे धान के सर्वाधिक जर्म प्लाज्म के लिए पुरस्कृत किया गया है? अब ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। अब यह होता क्या है जर्म प्लाज्म? तो देखिए, धान की जो है कई सारी वैरायटी रहती हैं, विश्व में जो है कई सारी वैरायटी हैं धान की, जिसमें सर्वाधिक जो वैरायटी है वह कहाँ है? तो वह जो है आप लोगों का फिलीपींस में है। जो फिलीपींस देश है उसके पास जो है 26,000 से अधिक जो वैरायटी हैं उसका उनके पास क्या है? रिकॉर्ड है। मतलब 26,000 जो धान के वैरायटी हैं उनका रिकॉर्ड उन्होंने रखा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जर्म प्लाज्म बोलते हैं। वैसे ही भारत में सबसे अधिक जो जर्म प्लाज्म संरक्षित है या फिर संरक्षण इसका किया जा रहा है वह कहाँ है? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किया जा रहा है, जो कि आपके छत्तीसगढ़ के रायपुर में है। यह विश्व का दूसरा सबसे अधिक जर्म प्लाज्म संरक्षित करने वाला इंस्टीट्यूट है एक। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, विश्व का दूसरा सबसे अधिक जर्म प्लाज्म को संरक्षित कहाँ किया जा रहा है? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। और यह किससे संबंधित है? तो धान की जर्म प्लाज्म से संबंधित है, जो कि भारत का सबसे अधिक जर्म प्लाज्म संरक्षित करने वाला एक विश्वविद्यालय है। नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की ओर से धान के सर्वाधिक जर्म प्लाज्म के लिए पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? ऑप्शन है यहाँ पे दीपक शर्मा, गिरीश चंदेल जी, श्रीनिवास राव, ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों।
अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, पहला में क्या नाम दिया गया है, तो डॉक्टर दीपक शर्मा, दूसरा में दिया गया है डॉक्टर गिरीश चंदेल। तो ये हैं कौन, तो इन्होंने जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को जो सम्मान दिया गया है सर्वाधिक जर्मप्लाज्म के लिए, इसको इन्होंने प्राप्त किया है। और हैं कौन, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये जो गिरीश चंदेल जी हैं ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के क्या हैं, कुलपति हैं। तो कुलपति कौन है, तो गिरीश चंदेल जी हैं। और यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर दीपक शर्मा, ये कौन है, तो पौधा प्रजनन विभाग जो है यहाँ पे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो पौधा प्रजनन केंद्र है, पौधा प्रजनन विभाग जो आप लोगों का ब्रांच रहता है अलग अलग विश्वविद्यालय सब में, तो वहाँ जो है पौधा प्रजनन विभाग जो है उसके क्या हैं, ये अध्यक्ष हैं डॉक्टर दीपक शर्मा जी। तो ये दोनों का नाम आपको याद रखना है। इन दोनों ने जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की ओर से इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और ये किसके द्वारा दिया गया है, तो राष्ट्रीय धान कार्यशाला दिल्ली में इसको दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में कितने श्रेणियों में दिया गया है। अब देखिए, जो आप लोगों का 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 है, इसमें जो पुरस्कार है उसको कितने श्रेणियों में दिया गया है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग का पुरस्कार छूट गया है, तो 2023 के संबंध में कितने श्रेणियों में इसे दिया गया है। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं 7, 8, 9, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 श्रेणियों में यहाँ पे 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 को दिया गया है। अब इन 9 श्रेणियों का नाम आपको याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन इनका संख्या आपको याद रखना है। कितने श्रेणियों में दिया गया है, तो 9 श्रेणी में दिया गया है। और इन 9 श्रेणियों में कुल कितने विजेता रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। तो कुल विजेताओं की संख्या कितनी है, 38 है। और इसमें जो है संयुक्त विजेता भी हैं। संयुक्त विजेता मतलब जैसे मान के चलिए मध्य प्रदेश और गुजरात, इन दोनों को साथ में दिया गया है, लेकिन इनको एक गिना गया है। ठीक है, तो ये इसको संयुक्त श्रेणी बोला जाता है। तो इन दोनों को मिला करके एक गिना गया है। ऐसे करके जो है कुल 38 आपके क्या है यहाँ पे विजेता रहे हैं 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है, कुल कितने विजेता बने, तो 38। कितने श्रेणियों में दिया गया है, तो 9 श्रेणी में इसको दिया गया है। और ये किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है इस पुरस्कार को, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसको दिया जाता है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसे दिया गया है। और किसने प्रदान किया है इस पुरस्कार को, जो 38 विजेता हैं इनको कोई ना कोई तो देगा ना, जो आपका यहाँ पे पुरस्कार रहेगा उसको। तो किसने दिया है इसको, तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने जो है यह पुरस्कार सभी को वितरित किया है, द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 किसके द्वारा प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, गृह मंत्री अमित शाह जी। तो आंसर क्या होगा, अभी हमने देखा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया है, इस पुरस्कार को प्रदान किया है, जितने भी विजेता हैं। और कुल विजेताओं की संख्या कितनी है, तो संयुक्त को भी मिला के कितनी है, टोटल 38 विजेता यहाँ पे रहे हैं। कितने श्रेणियों में, तो 9 श्रेणियों में। अगला है यहाँ पे 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए 9 अलग अलग आप लोगों का श्रेणी है, कैटेगरी है, जिसमें आप लोगों का सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का श्रेणी 1 है। तो ये जो 9 श्रेणी है इसमें से एक श्रेणी कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की श्रेणी। तो इसमें जो है दूसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, पुल्लमपारा तिरुवनंतपुरम केरल में, मसूलपानी कांकेर छत्तीसगढ़ में, बलांगीर उड़ीसा में, हम्पापुरम अनंतपुर आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, दूसरे नंबर पे पूछा गया है इसलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मसूलपानी कांकेर छत्तीसगढ़ में। तो इसको जो है 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है ये आपको याद रखना है, पहला दूसरा तीसरा तीनों इंपॉर्टेंट रहता है। तो क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ शामिल है तो इस कैटेगरी का आपको पहला दूसरा और तीसरा तीनों को याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की श्रेणी में दूसरा स्थान तो मिला है हमारे छत्तीसगढ़ के कांकेर के मसूलपानी को, और पहला स्थान किसे दिया गया है, तो पुल्लमपारा तिरुवनंतपुरम केरल को, इसको पहला स्थान दिया गया है। दूसरा हमारे छत्तीसगढ़ को मिला है, छत्तीसगढ़ के मसूलपानी को, और तीसरा इसमें जो है किसको दिया गया है, हम्पापुरम आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के हम्पापुरम को जो है तीसरा स्थान दिया गया है। और ये जो है संयुक्त विजेता के साथ में है। इसके साथ में और क्या है एक, तो मेघालय का जो है खलीहरंगना, तो मेघालय का एक इसके साथ में संयुक्त रूप से है मेघालय का, उसका नाम आप लोग याद रखेंगे क्या है, खलीहरंगना, खलीहरंगना। तो ये जो है संयुक्त रूप में दिया गया है, हम्पापुरम और खलीहरंगना को तीसरे स्थान पर। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला देखेंगे,
यहाँ पे 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ 3 राज्यों में शामिल नहीं है। अब इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी, ये जो है आप लोगों का जो 9 श्रेणी है उसमें से एक यह भी है सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी। तो सर्वश्रेष्ठ जो 3 राज्य हैं उसमें कौन शामिल नहीं है उसको बताना है। तो तीनों को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ 3 जो राज्य हैं उससे क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। और क्योंकि इस वर्ष जो है छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में शामिल किया गया है, तो वह भी क्वेश्चन बन सकता है, जिसको हमने अभी देखा। कौन सा है? मसूल पानी कांकेर का। ठीक है, अब सर्वश्रेष्ठ 3 जो राज्य इसमें शामिल हैं इस श्रेणी में, वो कौन कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पुडुचेरी और गुजरात और छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे शामिल नहीं है पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ 3 राज्य कौन कौन से हैं जो इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आप लोगों का उड़ीसा है, ये फर्स्ट है। सेकंड उत्तर प्रदेश है, और तीसरा जो है संयुक्त रूप से पुडुचेरी और गुजरात को दिया गया है, तीसरे नंबर पे है। तो सर्वश्रेष्ठ 3 राज्य में जो है इनको आपको याद रखना है। राज्य श्रेणी में ये तीनों टॉप में है। पहले नंबर पे है उड़ीसा, दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे पुडुचेरी और गुजरात, और छत्तीसगढ़ इसमें शामिल नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे यहाँ पे, खरीफ वर्ष 2024-25 में धान खरीदी की तिथि निर्धारित की गई है। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, 1 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025, 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025, 1 नवंबर 2024 से 7 फरवरी 2025। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 14 नवंबर 2024 से लेकर के 31 जनवरी 2025 तक इस वर्ष धान खरीदी की जाएगा। जनरली क्या होता है, पिछले वर्ष जब भी हम लोग देखते थे तो 1 नवंबर से स्टार्ट होता था, लेकिन इस वर्ष जो है 14 नवंबर से इसको स्टार्ट किया गया है और 31 जनवरी तक यह चलेगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, इस वर्ष यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि हर साल जो है 1 नवंबर को स्टार्ट होता था, इस वर्ष 14 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, तो ये क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और इसके संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं जिसको अभी हम लोग देखेंगे, जिससे आपका पूरा खरीफ वर्ष का जो विपणन वर्ष 2024-25 है इसके संबंध जितना क्वेश्चन बन सकता है वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में खरीफ वर्ष 2024-25 धान खरीदी के संबंध में सत्य कथन है। अब इसमें आप लोग देख पा रहे हैं, ऑप्शन पहला है 160 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। तो ये बिल्कुल सत्य है, मैं आपको बताते चल रहा हूँ सत्य कथन कौन कौन सा है। ठीक है, उसको आप लोगों को याद करना है। किसके संबंध में? तो खरीफ वर्ष 2024-25 के संबंध में और धान खरीदी के संबंध से। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें कब स्टार्ट हुआ है मंडी। तो मंडी जो है ओपन हुआ है 14 नवंबर से 2024 से, और कब तक चलेगा? तो 31 जनवरी 2025 तक यह चलेगा। ये तो पहला हो गया तथ्य। दूसरा आपको याद रखना है कि इस वर्ष धान खरीदी का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 160 लाख मैट्रिक टन रखा गया है। और इस वर्ष जो है धान उपार्जन केंद्र कितना है, मतलब कि धान को कितने जगहों से खरीदा जा रहा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा? 2739, मतलब कि 2739 धान उपार्जन केंद्र इस वर्ष हैं, वर्ष 2024-25 के लिए, और 2058 जो है सहकारी समितियां हैं। ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन भी, पहला और दूसरा दोनों सत्य है। तीसरा आप लोग देखेंगे, सामान्य धान का जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको केंद्र द्वारा क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। तो इसका क्या है, यह कितना है? तो सामान्य ग्रेड के धान के लिए 2300 रुपया प्रति कुंटल है, और A ग्रेड के धान के लिए कितना है यह? तो 2320 रुपया प्रति कुंटल है। तो ये भी सत्य है। तो तीनों कथन यहाँ पे सत्य हैं, ये तीनों आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। लक्ष्य कितना का निर्धारित किया गया है? 160 लाख मैट्रिक टन का। और उपार्जन केंद्र कितने हैं? तो 2739। सहकारी समितियां 2058। और सामान्य ग्रेड का धान का MSP कितना है? 2300 रुपये। और वहीं जो है A ग्रेड के धान का कितना है यहाँ पे कीमत? तो 2320 रुपये प्रति कुंटल है। और प्रति एक एकड़ से आप लोग जान रहे हैं छत्तीसगढ़ में कितना धान खरीदी किया जाता है? तो 21 क्विंटल का यहाँ पे खरीदी किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग छत्तीसगढ़ में खरीफ वर्ष 2024-25 धान खरीदी के संबंध में असत्य कथन है। अभी हमको पूछा था सत्य, यहाँ पे पूछा गया है असत्य। ऑप्शन है, धान खरीदी का शुरुआत भाटागांव B, बलौद जिला से हुआ है। तो यह भी बिल्कुल सत्य कथन है। अब मैं सत्य कौन कौन सा है उसको बताऊंगा, फिर जो सत्य नहीं रहेगा वह इसका आंसर हो जाएगा। तो कहाँ से शुरुआत किया गया है? इस वर्ष धान खरीदी भाटागांव B, बालोद जिला से किया गया है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह पूछा जाता है कि किस जगह से जो है इस वर्ष धान की खरीदी शुरू की गई। तो भाटागांव B, बालोद जिले से स्टार्ट किया गया है। इस वर्ष 27,01,109 किसान पंजीकृत हुए हैं। तो आप लोग जान रहे हैं कि यह क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि इस वर्ष कितने पंजीकृत किसान हैं। तो आपको ध्यान रखना है 27 लाख
27,109 किसान इस वर्ष पंजीकृत हैं। तो 27,01,109 किसान इस वर्ष क्या हैं, पंजीकृत हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, पहला दोनों क्या हो गया, सही हो गया। तीसरा देखेंगे, इस वर्ष पंजीकृत धान रकबा कितना है, 34,51,729। तो 34,51,129 जो है इस वर्ष क्या है, 729 जो है इस वर्ष क्या है, हेक्टेयर जो है पंजीकृत धान रकबा है। तो जनरली ये दोनों क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है कि कितने किसान जो है पंजीकृत हुए हैं इस साल और कितना धान रकबा जो है इस साल पंजीकृत किया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन, इस वर्ष जो है पंजीकृत धान रकबा कितना है, 34,51,729। इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे, तो 3, 4, 5, बीच में एक को आप लोग बॉर्डर टाइप से मान सकते हैं। फिर इधर 7 धन 2 कितना हो जाता है, 9। तो 7 धन 2 9 हो गया, 3, 4, 5 इधर सीरियल वाइज, बीच में एक बॉर्डर बनाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो 51,729 हेक्टेयर इस वर्ष धान रकबा पंजीकृत किया गया है। अगला दिया गया है, इस वर्ष प्रति एकड़ 22 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। तो ये आप लोगों का गलत कथन हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कितना क्विंटल धान खरीदी किया जाएगा पर एकड़, तो 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है प्रत्येक एकड़ से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के धान की नवीन औषधीय किस्म का नाम क्या है। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, शतावरी, संजीवनी, प्रवरा, अश्वगंधा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, संजीवनी। संजीवनी जो है छत्तीसगढ़ के नवीन औषधीय किस्म का नाम है। अब औषधीय किस्म क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यदि आप लोग इसको सेवन करते हैं तो आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा और आपके शरीर में जो कैंसर सेल रहता है उसका जो है यहाँ से रोकथाम भी किया जा सकता है। खोज से पता चला है कि यदि आप लोग 10 दिन इसका सेवन करते हैं तो आपके शरीर में जो है जो कैंसर सेल रहता है उसमें कमी आता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाता है। तो ये तो हो गया इसका फायदा। अब इसका विकास किसने किया है, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने जो है इसका विकास किया है। और किसके साथ में मिलकर के किया है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जो आपके वैज्ञानिक हैं और कौन, IGKB रायपुर, मतलब कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के, ये दोनों जो है मिलकर के इसको 6 वर्षों तक इसमें कार्य करने के पश्चात जो है इस किस्म को तैयार किया है इन दोनों ने। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने विकसित किया है इसको, तो IGKB रायपुर ने किया है। किसकी सहायता से, तो बार्क के सहायता से। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 10 जनवरी 2024 को जो है हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा इसका क्या किया गया है, जगदीप धनखड़ जी द्वारा इसका क्या किया गया है, लोकार्पण किया गया है। जो नवीन औषधीय किस्म का धान है संजीवनी उसका। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, संजीवनी धान के कितने प्रोटोटाइप हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये जो है आप लोगों का नवीन धान का किस्म है, तो कृषि से संबंधित यदि क्वेश्चन आता है तो ये पूछा जा सकता है। संजीवनी किसका प्रकार है, तो ये धान का एक प्रकार है। ठीक है, धान के औषधीय किस्म का एक प्रकार है। और इसके कितने प्रोटोटाइप हैं, तो 3 प्रोटोटाइप हैं। कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हमने उसको आपको दिखाया है, देख सकते हैं यहाँ पे। संजीवनी इंस्टेंट, क्या क्या नाम है उसका, संजीवनी इंस्टेंट, संजीवनी मधुकल्प और संजीवनी राइस बार। ये जो तीनों हैं ये इसके क्या है, प्रोटोटाइप हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कितने प्रोटोटाइप हैं, 3, 1, 2 और 3, संजीवनी इंस्टेंट, संजीवनी मधुकल्प और संजीवनी राइस बार। अगला है क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी बैंगन के लिए किसका रजिस्ट्रेशन किया गया है। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, नारायण भाटा, निरंजन भाटा, गौरीशंकर भाटा, महेश्वर भाटा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, निरंजन भाटा। इसको जो है विश्व की सबसे लंबी बैंगन के लिए क्या किया गया है, रजिस्ट्रेशन किया गया है। अब देखिए ये जो है एक देसी किस्म का क्या है, बैंगन है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, देसी किस्म का एक पारंपरिक जो है देसी किस्म का बैंगन है। ये जो निरंजन भाटा है वो किस क्षेत्र में इसका क्या किया जाता है, पैदावार किया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे धमतरी में एक गांव का नाम है धूमा गांव। यहाँ पे जो है इसका पैदावार किया जाता है। कहाँ, तो धमतरी जिले में। छत्तीसगढ़ का जो धमतरी जिला है, धमतरी जिला, इसके धूमा गांव में जो है इसका क्या किया जाता है, पैदावार किया जाता है। कौन इसका खेती करता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि आप लोग इसको याद रखेंगे तो बहुत बढ़िया है कि निरंजन भाटा जो है इसका खेती कौन करता है, तो लीलाराम साहू, नाम रखेंगे लीलाराम साहू। इनको जो है इसके लिए राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित भी किया गया है कि निरंजन भाटा का ये पैदावार करते हैं, इसलिए लीलाराम साहू जी को राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया गया है, सम्मानित भी किया गया है। इसलिए इसका नाम आपको याद में रखना है। लीलाराम साहू जो है इसका खेती करते हैं कहाँ, तो धमतरी के धूमा गांव में। और इसको जो है विश्व की सबसे लंबी बैंगन के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया है। इसकी लंबाई यदि आपको पूछा जाता है तो कितना रहता है, लगभग 2 से लेकर के 2.5 फीट तक इसका क्या है, लंबाई देखा गया है।
तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बैंगन की पारंपरिक देसी किस्म निरंजन भाटा की पैदावार किस क्षेत्र में है? तो अभी हम लोग देखें इसका आंसर क्या हो जाएगा, धूमा गांव धमतरी। तो धमतरी जिले के धूमा गांव में जो है इसका पैदावार किया जाता है। किसका? तो निरंजन भाटा का। अगला है यहाँ पे, कृषि उपज एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर कितने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी जारी किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है एमएसपी जारी किया जाता है किसके सिफारिश पर? तो कृषि उपज एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर जो है कौन करता है? तो आर्थिक मामलों का जो कैबिनेट समिति रहता है भारत सरकार, वो जो है क्या करता है, खरीफ फसलों के लिए एमएसपी जारी करता है। किसके सिफारिश पर? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कृषि उपज एवं मूल्य आयोग, CACP हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में, कृषि उपज एवं मूल्य आयोग, इसकी सिफारिश पर जो है भारत सरकार का आपका आर्थिक मामलों का जो कैबिनेट समिति है वो क्या करता है, एमएसपी जारी करता है। तो कितने फसलों के लिए जारी किया जाता है खरीफ फसलों में? तो इसका आंसर आपको याद रखना है, 14 फसलों के लिए जो है खरीफ फसल के लिए क्या किया जाता है, एमएसपी जारी किया जाता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 14 फसलों के लिए एमएसपी जारी किया जाता है। चलिए अगला देखेंगे। अगला है यहाँ पे, विपणन वर्ष 2024-25 के संबंध में खरीफ फसल एवं उनके एमएसपी सही सुमेलित हैं। तो खरीफ फसल उनका जो एमएसपी है वर्ष 2024-25 के लिए, वो आपको कौन सा सही सुमेलित है वो बताना है। तो देखिए ऑप्शन आप लोग का यहाँ पे दिया गया है। तिल, इसका जो है इस वर्ष कितना है मूल्य? तो प्रति क्विंटल में बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो दिया गया है ये प्रति क्विंटल में दिया गया है, ध्यान में रखेंगे, प्रति क्विंटल है ये। तो 9,267 प्रति क्विंटल तिल का दाम है, और मक्का का 2,225 प्रति क्विंटल है, नाइजर सीड का 983 रुपये प्रति क्विंटल है, रागी का 4,290 रुपये प्रति क्विंटल है। तो देखिए इसका सही उत्तर कौन सा है, सही सुमेलित है बोला है। तो इसमें 3 सही सुमेलित हैं। यहाँ पे जो है सही सुमेलित नहीं है रहना था क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे जो है कौन कौन सा सही सुमेलित दिया गया है, A, B और D, ये तीनों जो है सही सुमेलित हैं। बस इसमें जो है ऑप्शन नंबर C जो है सही सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन में आप लोग ऐड कर लेंगे सही सुमेलित नहीं है करके। ठीक है, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो नाइजर सीड इसमें सही सुमेलित नहीं है। नाइजर सीड किसे बोला जाता है? तो आप लोग राम तिल सुने होंगे, राम तिल, इसी को क्या बोला जाता है, नाइजर सीड बोला जाता है। तो देखिए सबसे अधिक जो है इस वर्ष खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक किस खरीफ फसल का एमएसपी है? तो ये ध्यान रखना है, तिल का है। यहाँ पे दिया गया है 9,267 रुपये प्रति क्विंटल। तिल का इस वर्ष कितना है, 9,267 रुपये सबसे अधिक है। और सबसे कम किसका है? तो मक्का का है, कितना है, 2,225 रुपये प्रति क्विंटल। रागी का आपको याद रखना है कितना है, 4,290 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, और ये जो नाइजर सीड का जो है इस वर्ष वृद्धि जो किया गया है वर्ष 2023-24 से, यदि वर्ष 2024-25 आप लोग जाते हैं विपणन वर्ष, तो उसमें जो है कितना वृद्धि किया गया है, तो 983 रुपये सबसे अधिक जो है वृद्धि किया गया है। किसमें? नाइजर सीड में। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, विपणन वर्ष 2024-25 में किस खरीफ फसल का सबसे अधिक एमएसपी है? तो तिल का है, कितना है, 9,267। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि किस खरीफ फसल का जो एमएसपी है उसमें सबसे अधिक वृद्धि देखा गया है? तो नाइजर सीड, कितना, तो 983 रुपये का यहाँ पे वृद्धि हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में। ठीक है, और सबसे कम किसका है? तो मक्के का है, कितना, 2,225। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मोर संगवारी ऐप का उद्घाटन कहाँ से किया गया है? तो ऑप्शन देख पा रहे हैं, नगर पालिका कोंडागांव, नगर पालिका बेमेतरा, नगर पालिका लोरमी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नगर पालिका लोरमी। तो ये जो मोर संगवारी ऐप है, मोर संगवारी ऐप, इसका पूर्व नाम आपको ध्यान में रखना है, क्या है इसका पूर्व नाम है आप लोगों का, मुख्यमंत्री मितान योजना। मुख्यमंत्री मितान योजना ये कब लाया गया था? तो 1 मई 2022 को लाया गया था, जो मुख्यमंत्री मितान योजना है उसको। ठीक है, कांग्रेस सरकार के द्वारा लाया गया था। इसका नाम बदल करके अब मोर संगवारी ऐप कर दिया गया है। इसका नाम क्या हो गया है, मोर संगवारी ऐप। और कहाँ से इसको अभी जो है उद्घाटन किया गया है नाम परिवर्तित होने के बाद? तो नगर पालिका लोरमी से। आप लोग जान रहे हैं लोरमी के विधायक कौन है? तो अरुण साव जी, जो कि हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम। तो वो कौन है? अरुण साव जी। तो अरुण साव जी ने क्या किया है, इसका उद्घाटन किया है, कहाँ से? तो नगर पालिका लोरमी से। किसका किया है? तो मोर संगवारी ऐप का उद्घाटन कब किया है? तो ये भी क्वेश्चन बनता है। तो 29 जुलाई 2024 को जो है इन्होंने क्या किया है, उद्घाटन किया है इसका। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। किसने किया? अरुण साव ने किया। कहाँ से किया? नगर पालिका लोरमी से किया। कब किया? 29 जुलाई 2024 को। इसका पूर्व नाम क्या था? तो मुख्यमंत्री मितान योजना था। और कब इसको
शुभारंभ किया गया था, तो 1 मई 2022 को। और इसका जो है टोल फ्री नंबर भी आपको याद रखना है। इसमें जो है आपको यदि कोई सुविधा दिया जाएगा तो कुल सुविधा कितना दिया जा रहा है इसमें, तो 27 प्रकार की सुविधाएं इसमें दी जाती हैं। कैसे सुविधाएं, तो आप लोग कॉल करके जो है अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, इसमें मूल निवास का जो आप लोगों का प्रमाण पत्र रहता है उसको बनवा सकते हैं, आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सब आप लोग यहाँ से बना सकते हैं। ऐसे 27 सुविधाएं आपको दी जाएंगी। तो इसके लिए आपको किसी को कॉल करना पड़ेगा। तो वो जो टोल फ्री नंबर है वो आपको याद रखना है 14545 जो है इसका क्या है, टोल फ्री नंबर है। तो मोर संगवारी ऐप में यदि आपको सहायता प्राप्त करना है तो टोल फ्री नंबर पूछा जाएगा तो क्या होगा, 14545। कितनी प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, तो 27। अब कहाँ से चालू किया गया है, तो नगर पालिका लोरमी से, इतना आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो है मोर संगवारी जो सेवा शुल्क है वो कितना है, वो भी पूछा जा सकता है कि मोर संगवारी ऐप में जो सेवा शुल्क लगेगा, जो आपको सेवा दिया जा रहा है मोबाइल में घर पहुँच सेवा जो दिया जाएगा, उसके लिए कितना शुल्क लिया जाएगा, तो 50 रुपये यहाँ पे शुल्क लिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, 50 रुपये का शुल्क यहाँ पे लिया जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मोर संगवारी ऐप के तहत शासकीय सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए जारी टोल फ्री नंबर है। तो जारी टोल फ्री नंबर अभी हमने देखा क्या है, 14545। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि कौन से विभाग के द्वारा इसको चलाया जा रहा है, मोर संगवारी ऐप वाला जो योजना है उसको, तो इसको जो है नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के द्वारा, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। ठीक है, मोर संगवारी ऐप योजना को। अब कितने जगह पर इसका जो है लाभ लिया जा रहा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 14 नगर निगम में। ठीक है, सबसे ऊपर जो रहता है वो नगर निगम रहता है, फिर नगर पालिका परिषद, फिर नगर पंचायत आता है। तो 14 नगर निगम में, 44 नगर पालिका में और 2 नगर पंचायत में जो है इसका क्या किया जा रहा है, सुविधा अभी प्रदान किया जा रहा है। जो 27 प्रकार की सुविधाएं हैं वो कहाँ कहाँ पे दी जा रही है, तो 14 नगर निगमों में, 44 नगर पालिकाओं में और 2 नगर पंचायत। और ये कौन कौन सी नगर पंचायत है, तो याद रखना है आपको, एक है अंबागढ़ चौकी और एक है गौरेला। तो गौरेला और अंबागढ़ चौकी, इन दोनों नगर पंचायतों में यह सुविधा दी जा रही है, 27 प्रकार की शासकीय सुविधाएँ। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मोर संगवारी ऐप का उद्घाटन कब और कहाँ से किया गया है। ये आप नहीं है, ऐप है। ठीक है, ये ऐप है। ऐप का उद्घाटन कहाँ से किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कब और कहाँ से किया गया है। तो कब हमने देखा, 29 जुलाई 2024 को। कहाँ से, तो लोरमी से। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मोर संगवारी ऐप के माध्यम से प्रदेश में कितने स्थान में शासकीय सुविधाएं उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आप लोग जान रहे हैं कितने तरीके के शासकीय सुविधाएं दी जा रही हैं, तो 27 तरीके से 27 प्रकार की जो है शासकीय सुविधाएं दी जा रही हैं। और कहाँ कहाँ इसका जो है उपलब्ध कराया गया है इसको, तो आप लोग देखेंगे 14 नगर निगम में, 44 नगर पालिका में और 2 नगर पंचायत। तो इन सब जगहों पर क्या किया गया है, इसको सुविधा दिया जा रहा है। 2 नगर पंचायत हम लोग देखे थे, एक तो था अंबागढ़ चौकी और दूसरा था गौरेला। तो इतने जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला जो वीडियो लाएंगे उसमें भी हम लोग ऐसे ही सेलेक्टेड क्वेश्चन लाएंगे, तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।